हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित परीक्षा एलटी ग्रेड, जीडीसी और जीआईसी, इन सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एलटी ग्रेड और जीडीसी में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, वहीं जीआईसी में सामान्य अध्ययन के कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख कर घटना चक्र पब्लिकेशन ने एक मॉडल पेपर निकाला है, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न समाहित हैं। तो उसके मॉडल पेपर को हम लोग ने पिछले के वीडियो में मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 के प्रश्नों को हल किया है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मॉडल पेपर 3 से लेकर मॉडल पेपर 7 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। अगर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के क्षेत्र में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो इस प्रकार जो है जौ जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलन कर 3 भागों में बांटा गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया, इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। ये 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो इस प्रकार जो है त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला प्रश्न है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया जो है यह औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। सर्वप्रथम जजिया क्या है यह जान लेना चाहिए। तो जजिया जो है एक प्रकार का कर था जो मुगल बादशाह अपने शासनकाल में लगाते थे। तो अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया को अपने शासनकाल में नहीं लगाया था, परंतु औरंगजेब 1679 में जजिया को पुनः जो है अपने शासनकाल में लागू कर दिया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। और यह विद्रोह कब हुआ? तो यह विद्रोह जो है 1781 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजों की तरफ इसमें वॉरेन हेस्टिंग ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में समाचार पत्रों का नाम दिया गया है। सूची 2 में इन समाचार पत्र को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम दिया है। अगर देखें तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है यह फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रारंभ किया गया। और सर्च लाइट ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार देखें तो 3-1-2-4 इस प्रश्न का सही विकल्प है, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो लोक लेखा समिति यह जो है एक संसदीय समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के कुल 15 सदस्य शामिल होते हैं, वहीं राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और इसका कार्य होता है कि जो लोक वित्त से संबंधित जो निधि होती है उस पर नियंत्रण करना, और ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष दिया नहीं है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लोकसभा में हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारों की मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट। और यह जो है अनुच्छेद 131 के अनुसार
प्रावधानित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो 4 कथन दिए गया है इसमें दूसरा कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही है। दूसरे कथन में है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन जो है वो 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से नहीं बल्कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। इस प्रकार जो है ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। अन्य 3 ऑप्शन पंचायती राज व्यवस्था यह क्या थी, भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। जो भारतीय मानक समय है वह कहाँ से नहीं गुजरती, तो वह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती और ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उड़ीसा भी शामिल है। इस प्रकार इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है वह गुजरती है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इसे चरणोजेम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब एक तरफ शहर का नाम दे दिया गया है, दूसरी तरफ यह शहर किन नदियों के किनारे अवस्थित है उनका दिया है। इसी में बताना है जो विकल्प है इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है लिस्बन, ये जो है टाइबर नदी जो है ये इटली में प्रवाहित होती है और इटली की राजधानी जो है रोम इसके किनारे पर अवस्थित है, न कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अन्य जो 3 विकल्प हैं, बेलग्रेड ये डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है, वारसा विस्चुला नदी के किनारे अवस्थित है और वाशिंगटन जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का उदाहरण है। सर सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि फूट लूज उद्योग क्या होते हैं। तो फूट लूज उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें परिवहन व संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इसमें न तो परिवहन की जरूरत है न तो संसाधनों की जरूरत है और इसको किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। तो तेल शोधन, इसको परिवहन और संसाधन दोनों की आवश्यकता है, तो ये फूट लूज उद्योग नहीं हो सकता। उसी प्रकार चीनी और एल्युमिनियम भी फूट लूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये सभी जो है सॉफ्टवेयर ये सभी उदाहरण है इसके। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन नामक धातु से बना होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स लगा होता है, उसका रंग जो है नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का इसलिए लगाया जाता है हवाई जहाज में ताकि जो दुर्घटना के समय किस कारण दुर्घटना हुई उसकी जांच की जा सके। जब यह ब्लैक बॉक्स नारंगी कलर का होगा तो दुर्घटना के बाद इसको ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए ब्लैक बॉक्स को जो है नारंगी रंग से रंगा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया अर्थात फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में
इसको हम लोग ज्ञान प्राप्त के विषय में जो प्राप्त किया जाता है उसको जेरेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ओंकोलॉजी में कैंसर से संबंधित जो ट्यूमर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं टेरेटोलॉजी में जो मानव विकास से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन टोरेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन जो है वनोन्मूलन से बिगड़ता है। यहाँ पर वनोन्मूलन की जगह लकड़ी काटना दिया है, यह भी एक वनोन्मूलन का ही एक प्रकार है। इस प्रकार जो है लकड़ी काटना, इससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बिगड़ता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो यह जो है जो ग्लोबल गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत अगर गैसों का अध्ययन करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ जल वाष्प के साथ ही साथ मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन गैसें शामिल होती हैं। तो वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण यह किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में कौन ऐसी नहीं है जिसके द्वारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद को माना जाता है। प्रति व्यक्ति उत्पाद, ऑप्शन डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जो क्रियाकलाप होते हैं उसको हम लोग सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? संसाधनों का उपयोग किया जाता है लेकिन भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को भी संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन चौधरी चरण सिंह ने नहीं किया था, बल्कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अबुल कलाम आज़ाद, इन सभी ने भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ उद्योग की बात की जा रही है तो उद्योगों में एमएसएमई, टेक्सटाइल उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मैथ से संबंधित है, जिसमें दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल है। तो इसका सही विकल्प, अगर इसको आप हल करें तो सही विकल्प 16 आएगा। उसी प्रकार 498 किस वर्ग के 17% से कम है? इसको भी अगर आप हल करें तो इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी अर्थात 600 है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 से 14 सितंबर 2025 के मध्य 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और इस पुस्तक मेले की जो थीम थी उसको यह निर्धारित किया गया कि विजन 2047 विकसित भारत विकसित राज्य, यह इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम थी। अगला प्रश्न है,
17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 17वीं विश्व चैंपियनशिप यह ब्राज़ील के शहर ब्राज़ीलिया में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते थे, जिसमें 3 रजत के साथ ही साथ 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न है, अगस्त 2025 में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जो है राजस्थान की निवासी मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया था और साथ ही साथ मनिका विश्वकर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो 74वां विश्व यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में होगा, जिसका आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। इसमें मनिका विश्वकर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न, ये 30 प्रश्न थे मॉडल पेपर 3 के। अब हम लोग मॉडल पेपर 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मॉडल पेपर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का नाम दिया है। वहीं सूची 2 में संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और स्रोत एवं प्रार्थनाएं दिया गया है। अगर हम लोग इसको सही सुमेलन करें तो ऋग्वेद जो है यह स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। सामवेद यह संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद यह स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध, धम्म और संघ से है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ये त्रिपिटक कौन है? त्रिपिटक में कौन शामिल है? तो त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है यह ग्वालियर में अवस्थित है। ग्वालियर इसका सही विकल्प है, ऑप्शन बी। तानसेन के बारे में जान लेते हैं। तानसेन जो है अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी और इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना जो है 1784 में की गई थी और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक ये जो है लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। यह उपाधि लोकमान्य तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा प्रदान की थी, जिसके लिए लोकमान्य तिलक जी ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया था। तो भारतीय अशांति के जनक की उपाधि लोकमान्य तिलक को किसके द्वारा दी गई थी? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिखों को शामिल किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है। हिंदू शब्द इसमें बौद्ध, जैन, सिख शामिल है, जबकि पारसियों को हिंदू के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता। इस प्रकार जो है इस प्रश्न का सही उत्तर पारसियों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। इसमें सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही विकल्प है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र का दस्तावेज ये जो है भारत के आधिकारिक दस्तावेज से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर समय कहलाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नरौरा बुलंदशहर परमाणु विद्युत केंद्र की वाणिज्यिक संचालन तिथि है। तो इसकी वाणिज्यिक संचालन तिथि 1991 से 1992 मानी जाती है। यह परमाणु विद्युत केंद्र है और यह कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर के नरौरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? जो विकल्प दिया गया है उसमें माउंट पुनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल और माउंट कोटोपैक्सी का नाम दिया गया है। तो इन विकल्पों में माउंट कोटोपैक्सी जो है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5911 मीटर है। वहीं किलिमंजारो की ऊंचाई 5881 मीटर, माउंट पुनाटुबो की ऊंचाई 1486 मीटर और माउंट ताल की ऊंचाई 311 मीटर है। वैसे अगर ज्वालामुखी पर्वत विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला ज्वालामुखी पर्वत पूछा जाए तो उसका ओजस डेल्टा सलेडो को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 6879 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में एक तरफ शहर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है नदियों का नाम दिया गया है, अर्थात ये शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बेलग्रेड शहर जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है, सही है। वारसा विस्चुला नदी के किनारे, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन यह जो है टाइबर नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। टाइबर नदी के किनारे इटली का शहर रोम अवस्थित है, न कि लिस्बन। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप के परिमाण का मापन किया जाता है। तो भूकंप के परिमाण का मापन इसको रिक्टर पैमाने पर किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को डायनेमो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन है ये ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन ए। वहीं अगर ओरोलॉजी की बात करें तो यह पर्वतों के अध्ययन से संबंधित है। सेरोलॉजी यह ब्लड सेरम के अध्ययन से संबंधित है, और जियोलॉजी यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 75%। एक वयस्क मानव शरीर में 75% जल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है?
तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र अर्थात बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से जलवायु परिवर्तन क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो दिए गए विकल्पों में सुंदरवन जो है यह भारत में मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन का विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? तो इसका प्रारंभ 1998 में किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो शेर है। शेर, अगर आप मेक इन इंडिया जहां लोगो रहा छपा हो वहां अगर आप देखें तो शेर की आकृति आपको बनी प्रतीत होगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में वैट को 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैथ से संबंधित है। इसमें दिया गया है किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव होगा। तो अगर आप इसको हल करें तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर। अगर इसको भी हल करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 10% होगा, अर्थात विकल्प सी। अगला प्रश्न भी जो है मैथ से संबंधित है। अगर आप इस प्रश्न को सही से हल करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, अर्थात 8। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है 23 अगस्त 2025 को नेपाल ने निम्नलिखित में से किस संगठन में शामिल होकर अपने संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया? तो नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। कब? 23 अगस्त 2025 को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2025 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 18वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अर्थात RCB ने जीता। और उप विजेता कौन था? तो पंजाब किंग्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, 5 मई 2025 को घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में किसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो इसमें जो है डिक्लान वाल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया गया है। किस हेतु? पुलित्जर पुरस्कारों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की श्रेणी में। तो इस प्रकार जो है जो चौथा मॉडल पेपर है उसके हम 30 प्रश्नों को हल किया है। अब आगे के वीडियो में हम लोग आगे के सेशन में मॉडल पेपर 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 5 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो दिए गए विकल्पों में बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ ही साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास अर्थात गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकराम विहार की स्थापना मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा किया गया था और यह पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव था अर्थात लक्षण देव। लक्षण देव और लक्ष्मण देव किसका नाम था? बंदा बहादुर का। और इनको यह नाम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख है। तो विदेशी नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त नहीं है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 19। अब 15, 16, 19 और 29, 30 ये सभी अधिकार जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। उसी के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आती है, अर्थात यह अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 148(1) के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है, तथापि जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। इसलिए क्या यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? जनहित याचिका से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है कितने तक? आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है, अर्थात विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है। और राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रावधानित है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। पहले स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? फूल नहीं होते अर्थात वह कौन सा पौधा है जो दिए गए विकल्पों में एंजियोस्पर्म नहीं है? एंजियोस्पर्म में ये जो पौधे होते हैं उसमें सभी में फूल लगते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म नहीं होते उसमें फूल नहीं लगते। देखें तो कटहल, ऑर्किड और गूलर ये सभी जो है एंजियोस्पर्मिक है, और फर्न जो है ये एंजियोस्पर्म ना होकर यह एक टेरिडोफाइट है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापन के लिए किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। 13वां प्रश्न है, बालकस झील निम्नलिखित देशों में किसमें अवस्थित है? तो बालकस झील कजाकिस्तान में अवस्थित है। कजाकिस्तान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पोर्ट डायमंड अवस्थित है। तो पोर्ट डायमंड की अवस्थिति दक्षिण अफ्रीका देश में है। पोर्ट डायमंड कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है,
ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है वह एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादक के रूप में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का उपयोग यहाँ पर विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन यह एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसका रूप ही ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन अर्थात TNG के नाम से जानते हैं, जिसे ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या नोबल तेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें ऑक्सीजन यह जो है प्राचीन अर्थात आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं थी, बल्कि मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आदिम काल के पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी। अगला प्रश्न है, शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर के ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। प्रोटीन वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इसकी संयोजक या एकलक होते हैं। और ये इनकी एकमर कौन होते हैं? अमीनो एसिड। और प्रोटीन इसका रोल क्या है? ये शरीर में टिश्यू का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अर्थात इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉन बेनेट के द्वारा किया गया था। जॉन बेनेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। यह किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा और जलवाष्प द्वारा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में धीमी कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो भारत में धीमी कृषि विकास के लिए ग्रामीण निर्धनता एक प्रभावी कारण है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टैंड अप योजना यह महिला और SC और ST से संबंधित है। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों की संस्थागत साख संरचना तक पहुंच को आसान बनाना है। इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया था। और स्टैंड अप योजना का संबंध किससे है? महिला, SC और ST से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। आगरा के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बागपत जिलों में भी अवस्थित है। अर्थात उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर है? आगरा में, दिए गए विकल्पों के अनुसार। अगला प्रश्न है, 4 किग्रा चावल का मूल्य 68 रुपये है, 9 किग्रा चावल का मूल्य क्या होगा? अगर आप इसको हल करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन सी अर्थात 153 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। 1 ग्राम 1 किग्रा का दशांश है। यहाँ पर 1 ग्राम नहीं बल्कि 100 ग्राम जो है 1 किग्रा का दशांश होता है। इस प्रकार यह सही नहीं है। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत होगा? अगर आप इसको हल करें तो इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी अर्थात 25% होगा। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2025 को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस 16 वर्षीय भारतीय मूल के अमेरिकी ग्रैंड मास्टर ने क्लासिकल शतरंज में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया? तो यह कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, और इन्होंने डी गुकेश को हराया था। अगला प्रश्न है, 78वें कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार पाम डी ओर प्रदान किया गया? 78वें कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया गया था और पाम डी ओर जो पुरस्कार है यह जो है उन UN सिंपल एक्सीडेंट को प्रदान किया गया था। और यह फिल्म जो है यह फिल्म जाफ़र पनाही के द्वारा निर्देशित है और यह जाफ़र पनाही एक ईरानी निर्देशक हैं, जाफ़र पनाही। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए। इस प्रकार जो है ये 5वें जो मॉडल पेपर है उसके 30 प्रश्नों को हम लोग ने देखा। अब छठे मॉडल पेपर की तरफ बढ़ेंगे। छठे मॉडल पेपर में जो पहला प्रश्न है वह कथन और कारण से संबंधित है। कथन में दिया गया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। वहीं कारण में दिया है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इस प्रकार अगर देखें तो कथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं तो उपनिषद पुस्तकों का संबंध दर्शन से संबंधित है और इन्हें वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह है? तो भगवान बुद्ध के जीवन का संबंध सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर से है जबकि सांची से नहीं है। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ का जो है इनका संबंध धर्म चक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो भारत में दास प्रथा को लॉर्ड एलनबोरो के द्वारा समाप्त किया गया था। 1843 के एक्ट 5 के तहत 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबोरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इनका कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो द कॉमनवेल्थ का प्रकाशन जो है मद्रास से किया जाता था और यह एक अंग्रेजी पत्रिका थी और इसका जो संपादन जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19
वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण के तहत 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो यह भारत का जो महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148(1) के तहत की गई है, यह लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा बैठक की समाप्ति स्थगन के द्वारा की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा की जा सकती है, साथ ही साथ विघटन के द्वारा भी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो सोनभद्र जिले को की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड शामिल हैं, अर्थात 4 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नहर परियोजना दिया है, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो जवाई परियोजना यह जो है तमिलनाडु में अवस्थित नहीं है। जवाई परियोजना ये तापी नदी पर बनाई गई है और यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में, ना कि तमिलनाडु में। वहीं घाट प्रभा नहर कर्नाटक में अवस्थित है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में और जवाई परियोजना यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में नहीं बल्कि गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? जो विकल्प दिया गया है उसमें अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? तो नागोया जो है यह जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कम मालूम पड़ेगा। तो लिफ्ट में बैठे किसी व्यक्ति को अपना भार अधिकतम तब महसूस होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। वहीं अगर जब लिफ्ट नीचे की तो ओर आ रही है तो उस समय व्यक्ति अपना भार कम महसूस करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो जो विकल्प दिया गया है उसमें प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी और जर्मेनियम दिया है। तो जर्मेनियम जो है अर्धचालक होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल को माना जाता है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। यह ऐसे प्रथम जीव है जिन्हें सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई।
अगला प्रश्न है, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है उस जोड़ को पिवटल जोड़ कहा जाता है। वह जहां पर गर्दन और सिर मिलती है उस जोड़ को पाइवटल जोड़ कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार के रूप में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार के रूप में 60 से 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? तो प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक सागरी तापमान में वृद्धि को माना जाता है। सागरी तापमान में वृद्धि, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान में वृद्धि और वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती है। अर्थात यहाँ पर प्रवाल विरंजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? सागरी तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो ऐसा कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। धान के खेत पूछ रहा है तो धान के खेत में मीथेन आ जाएगा, ऑप्शन डी। धान के खेत, कोयले की खदानें तथा घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापमान में योगदान देती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है? तो भारत में कुटीर उद्योग का विकास सर्वप्रथम हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था, अर्थात सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। भारतीय जेवरातों की गुणवत्ता, डिजाइन तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना रत्न और जेवरात विनिर्माण के क्षेत्र में तकनीकी कौशल उन्नयन हेतु की गई थी और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? सूरत में। अगला प्रश्न है, 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्त है। अगर इसको आप हल करें तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है 20/3, अर्थात ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? इसको भी हल करने पर 1,500 रुपये आएगा, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सलीम को 5,750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण रुपये 4,500 में बेचना पड़ा। उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी होगी? इसको हल करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, अर्थात 21.74। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित, जिसमें पूछा जा रहा है जून 2025 में भारत के पहले तितली अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो जो पहला तितली अभयारण्य के रूप में भारत का पहला क्षेत्र घोषित किया गया वह अरलाम तितली अभयारण्य है जो केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर के राधाकृष्णन के द्वारा की जा रही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2025 में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका खिताब जो है झारखंड ने जीता है और इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 1 से 12 अगस्त 2025 के मध्य किया गया था और यह खिताब जो है झारखंड ने जीता है। इस प्रकार जो है ये 30 प्रश्न छठे जो मॉडल पेपर था उसके थे। अब हम लोग 7वें मॉडल पेपर के प्रश्नों को देखेंगे।
पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी। इस प्रकार जो है सिंधु घाटी यह गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। महावीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को भी जान लेते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाल नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और वह उनका प्रथम शिष्य था। इस प्रकार ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और इनका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, उसका नाम क्या था? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा, जिसमें इन्होंने हुमायूं के बारे में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज अर्थात यंग इंडिया सोसाइटी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है, अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के से निर्वाचित होंगे, वहीं 20 सदस्य जो है यह कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है और इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम प्रथम बार अधिनियमित हुआ था? तो यह जो है 1954 में प्रथम बार अधिनियमित हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचाई अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचाई वाला अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका देश में पाए जाते हैं और इसका विस्तार अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है। 13वां प्रश्न है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है।
तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है, उस जलडमरू मध्य का नाम बेरिंग जलडमरू मध्य है। लगभग 85 किलोमीटर चौड़ी यह जलसंधि उत्तर में चुकची सागर, यह कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर का भाग है, को दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है आइसोगोनिक रेखाएं हैं। तो आइसोगेनिक गोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए गर्मियों में लोलक घड़ियां जो हैं शुष्क हो जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है। जो यहाँ पर विकल्प दिया गया है इसमें ऑप्शन डी, अर्थात क्या है यहाँ पर, पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये एनरिक फर्मी द्वारा नहीं बल्कि ये जो है जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। इस प्रकार ये ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अन्य ऑप्शन सुमेलित है, जिसमें मेसॉन की खोज हिडकी युकावा के द्वारा किया गया, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस के द्वारा किया गया, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एएच बेथे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट नामक लवण पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो पृथ्वी पर बृहद जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह जैव मंडल है, जैव मंडल, अर्थात ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो वायुमंडल में ओजोन के द्वारा जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध आपूर्ति से है, दुग्ध आपूर्ति, अर्थात ऑप्शन बी। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत कब की गई, 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने के द्वारा किया गया था और इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैसा नहीं है। यहाँ पर सेल, भेल और ओएनजीसी ये जो है सार्वजनिक उद्यम के उपक्रम है और जबकि नायरा एनर्जी ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर का है, इसलिए यह अन्य तीनों से संबंधित नहीं है और यह एक जैसा नहीं है, यही प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्ता का स्वीकार किया था। और कांडला यह कहाँ पर स्थित है, कांडला गुजरात में। यहाँ पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो बड़ा जिला है वह लखीमपुर खीरी है। वहीं अगर जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जाए तो जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद है। अगला प्रश्न है मैथ से संबंधित है। अगर इस प्रश्न को आप हल करें तो इस प्रश्न का सही विकल्प x² - 1 होगा, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, ये भी गणित से संबंधित है। इस प्रश्न को भी अगर आप हल करेंगे तो इस प्रश्न का सही विकल्प 108 घन सेंटीमीटर होगा, अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 20 ग्राम 1 किग्रा का भाग है। अगर इसको हल किया जाए तो इस प्रश्न का भी सही विकल्प ऑप्शन ए अर्थात 1/20 है। सॉरी 1/50। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया। तो यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है जून 2025 में अमेरिका के FDA द्वारा HIV संक्रमण की रोकथाम हेतु मंजूरी दी गई दवा कौन सी है। तो अमेरिका के FDA द्वारा HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए लोनकापाविर नामक दवा को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है जुलाई अगस्त 2025 के मध्य भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग ने आज ये मॉडल पेपर 3 से लेकर मॉडल पेपर 7 तक के प्रश्नों को हल किया है, जो घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाली गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 8 से लेकर मॉडल पेपर 13 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।